अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करने लगे हैं ये सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की जो पोस्ट ग्रेजुएट प्री एडमिशन टेस्ट थी, जिसकी हमने तैयारी भी की थी एमफिल एडमिशन की। उसका ये जो है ना 14 जुलाई 2026 को एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस की, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए, 100 मार्क्स थे और 100 मिनट्स दिए गए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ना 30% सब्जेक्टिव आया है और जो 70% है वो आपका आया है एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग, जिसमें काफी क्वेश्चन चीजें हमने इंग्लिश में वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में डिस्कस की हुई थी। तो इनको वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते हैं। आगे जो स्टूडेंट्स दोबारा देंगे उनको फायदा भी हो जाएगा और उसके साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश आती है। ये सेक्शन 1 दिया हुआ था वर्बल रीजनिंग। इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन 1 to 3, जिसमें चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब सेनोनिम्स पूछे गए क्वेश्चन 1 से 3 तक। ठीक है, सेनोनिम्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखते हैं कौन सा उसने दिया। नंबर 1 उसने दिया है कंसाइज। ठीक है, ये मैंने काफी दफा अपनी क्लासेस में आपको वर्ड बताया है कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? किसी बात को आप एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली विद इन फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स में बताते हैं आप इसको। ठीक है, तो उसे कंसाइज कहा जाता है। इसका मैंने सिनोनिम्स आपको बताए थे। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट भी इसका सिनोनिम होता है। दूसरा इसका सिनोनिम होता है प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज भी इसका सिनोनिम होता है। तीसरा इसका सिनोनिम होता है, वो होता है ब्रीफ। और चौथा इसका सिनोनिम होता है, वो होता है सक्सेंट। सक्सेंट वर्ड भी यूज किया जाता है शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें लेंथी क्या होगा? लेंथी इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट के सेंस में अनसर्टेन कोई वर्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड बड़ा होगा। डी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ब्रीफ वर्ड दिया हुआ है। ब्रीफ किससे कहा जाता है? एक जो है ना बड़ी बात को कम वर्ड्स में बोल देना, बट वो क्लियर होनी चाहिए, तो इसको कंसाइज या ब्रीफ कहा जाता है। ये 4-5 वर्ड आपने जरूर याद रखने। ये ऑलरेडी हमने सिनोनियम डिस्कस किया हुआ। दूसरा सिनोनियम इसने दिया है डेलीगन। डेलीगेंट भी मैंने जो रिवीजन वाली क्लासेस थी उसमें बताया था। डेलीगेंट किससे कहा जाता है? हार्ड वर्किंग को कहा जाता है। ठीक है, हार्ड वर्किंग को डेलीगेंट कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। केयरफुल जो होता है, हार्ड वर्किंग जो होता है, कंसिस्टेंट जो होता है, उसे कहा जाता है। इंडस्टोरियस वर्ड भी किस लिए यूज किया जाता है ये मैंने बताया हुआ है। इंडस्टोरियस पर्सन वो होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, ये डेलीगेंट का सिनोनियम है एग्जैक्ट, इंडस्टोरियस। ठीक है, लेबोरियस होता है, प्रोडक्टिव होता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। हेजिटेंट, केयरलेस, रिलक्टेंट। हेजिटेंट तो जो स्लो एक्ट करता है। केयरलेस किसे कहा जाता है? जो अटेंशन पे नहीं करता है। और रिलक्टेंट किससे कहा जाता है? अनविलिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो डेलीगेंट किससे कहा जाता है? हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्किंग के लिए दूसरा वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इंडस्टोरियस। दूसरा भी बता देता हूँ, एसिडुअस। एसिडुअस भी कहा जाता है हार्ड वर्किंग को। ये आपने याद रखना है। तो ये डेलीगेंट को कहा जाता है। प्रीसाइज, तीसरा वर्ड है प्रीसाइज। ठीक है, तो डेलीगेंट का एंटोनिम क्या होगा? ये भी एंटोनिम भी आपने याद रखना है। लेजी इसका एंटोनिम होगा, सुस्त होगा ना। कायल, केयरलेस, ये इसके एंटोनिम से। नेग्लिजेंट। प्रीसाइज किसे कहा जाता है? ये भी आपने याद रखना है। प्रीसाइज कहा जाता है जो चीज अक्यूरेट होती है। ठीक है? जो चीज अक्यूरेट होती है, करेक्ट होती है, क्लियरली डिफाइंड होती है, एग्जैक्ट होती है। डी ऑप्शन में ये वर्ड दिया हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है, टेम्पररी तो टेम्पररी हो गई, ऑर्डिनरी कॉमन चीज हो गई, फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा। प्रिसाइज का क्या होता है? कहते हैं ना प्रिसाइज, उसने पाकिस्तान ने प्रिसाइज अटैक किए इंडिया पे, तो वो प्रिसाइज का क्या मतलब है? एग्जैक्ट, अक्यूरेट, करेक्ट अटैक किए, जो है ना उसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ साइंटिफिक जो मेजरमेंट्स होती है सिंपल्स में वो प्रिसाइज होती है, एग्जैक्ट होती है, या करेक्ट डेटा यूज की जाती है, तो ये प्रिसाइज उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे 1 to 3 आपके सिनोनिम्स। अभी क्वेश्चन है 4 to 6 जो है वो अपोजिट मतलब एंटोनिम्स पूछे गए। तो ये भी डिस्कस हमने किए हुए हैं। इनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्या क्या दिया? रोबस्ट वर्ड दिया है। रोबस्ट भी आपको बताया हुआ है। रोबस्ट का क्या मतलब होता है? हेल्दी मतलब होता है। हेल्दी कहा जाता है, स्ट्रांग कहा जाता है रोबस्ट को, विगोरस कहा जाता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा पावरफुल कहा जाता है, मतलब जो पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, उसको रोबस्ट कहा जाता है। स्ट्रांग इसका सिनोनिम है, हेल्दी इसका सिनोनिम है, पावरफुल इसका सिनोनिम है।
तो फ्रेजाइल वर्ड मैंने रिवीजन की क्लासेस में आपको बताया था, फ्रेजाइल किससे कहा जाता है? फ्रेजाइल कहा जाता है वीक को। ठीक है, फ्रेजाइल किससे कहा जाता है? फ्रेजाइल कहा जाता है वीक जो बंदा होता है, फ्रेल होता है, डेलिकेट होता है। ये सब फ्रेजाइल के फिर सिनोनिम्स हैं। डेलिकेट जो इजीली ब्रोकन हो जाता है। तो रोबस्ट ताकतवर के सेंस में, फ्रेजाइल वीक के सेंस में, तो ये इसका एंटोनियम बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंटोनियम्स करने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? स्केर्स। स्केर्स वर्ड भी मैंने पढ़ाया हुआ है। स्केर्स का क्या मतलब होता है? स्केर्स का मतलब होता है किसी चीज की लेक हो जाना, कमी हो जाना। ठीक है, लेक हो जाना, रेयर रहना, इनसफिशिएंट होना। ठीक है, तो ये आपने याद रखने। ये इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं स्केर्स के। तो मतलब वो शॉर्ट सप्लाई में हो, रेयर हो, इनसफिशिएंट हो, या इजीली अवेलेबल ना हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रेयर तो इसका सिनोनिम है, इनसफिशिएंट भी इसका सिनोनिम है, लिमिटेड भी इसका सिनोनिम है। अबंडेंट किसे कहा जाता है? जो चीज फुल होती है, मींस प्लेंटीफुल होती है। प्लेंटीफुल मतलब ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल होती है, उससे अबंडेंट कहा जाता है। ये मैंने बताया हुआ है। तो स्केर्स कमी के सेंस में, अबंडेंट ज्यादा लार्ज अमाउंट के सेंस में, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। ये आपने याद रखना है। फिर आता है ट्रांसपेरेंट। ये आपको डायरेक्ट रिवीजन की क्लासेस में बताया था कि ट्रांसपेरेंट का आपने डायरेक्ट एंटोनिम याद रखना है, ओपेक। ये आप जो जो क्लासेस जिन्होंने ली थी उन्हें पता होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। इसका हमेशा जो एंटोनिम आता है वो एंटोनिम ओपेक आता है ऑप्शन में। इसका मतलब जहां से लाइट वगैरह इजीली पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट, उससे कहा जाता है विजिबल होता है, क्लियर होता है, ओपन होता है। ये सारे इसके सिनोनिम से ओपेक जो है ये इसका एंटोनिम होता है। ओपेक किसे कहा जाता है? जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होती है या नॉट क्लियर होती है। नॉट क्लियर के सेंस में होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होता है? ओपेक होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे क्वेश्चंस थे जो सिनोनिम एंटोनिम्स थे आए थे। फिर जो उसने नेक्स्ट सेक्शन लिया है इंग्लिश में, वर्बल रीजनिंग में, वो दिया है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 7 से 9 तक जो क्वेश्चन हैं वो एनालॉजी टाइप, रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। ओरिजिनल पेयर आपने देखना है, उसके साथ दूसरा एक पेयर आपने बनाना है। ये भी एनालॉजीज मैंने बताई हुई थी। देखते हैं क्या एनालॉजी 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसने जो एनालॉजी दी है वो है आथर एंड बुक। आपने सबसे पहले रिलेशनशिप देखना है कि आथर और बुक का रिलेशनशिप आपस में क्या है। आथर और बुक का रिलेशनशिप आपस में क्या है? मतलब आथर इज द वन हु राइट्स द बुक। ठीक है, आथर क्या है? वो क्रिएटर है। ठीक है, रिलेशनशिप किसका है? आथर क्या है? क्रिएटर है। क्या क्रिएट कर रहा है? जो चीज वो बुक कर रहा है। ठीक है, तो क्रिएटर और क्रिएट का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, मतलब बुक बन रहा है, उसको कौन बना रहा है? आथर लिख रहा है, जाहिर है आथर बना रहा है। तो ऐसे ही आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है, पेंटर गैलरी बनाता है, ड्राइवर व्हीकल बनाता है, स्टूडेंट टीचर। तो ऐसा नहीं है ड्राइवर व्हीकल नहीं चलाता है, बनाता तो नहीं है ना। ड्राइवर तो व्हीकल नहीं बनाता, ड्राइवर तो चलाता है। और टीचर और स्टूडेंट भी आपस में, ये क्रिएटर और क्रिएशन का रिलेशनशिप नहीं है। बट अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं, आर्किटेक्ट कौन होते हैं? आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। मतलब आर्किटेक्ट क्रिएटर होता है, बिल्डिंग जो चीज क्रिएट होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, जो आपने याद रखना। आथर और बुक की एनालॉजी ये बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है कि स्टेट तो इसको डॉक्टर। ठीक, यहाँ पे रिलेशनशिप अगर आप देखें कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो जो यूज कर रहा है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी, और जो यूज करने वाला है उसका नाम है स्टेट, तो इसको कौन यूज करता है? डॉक्टर यूज करता है। ऐसे ही अभी हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उसका यूजर चाहिए। ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में ये मौजूद है, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर। जो टेलीस्कोप होती है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कौन यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। क्या? जो सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, उनको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप को यूज करते हैं, मतलब एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड वन हु प्रोफेशनल यूज्ड इट। तो ये वो रिलेशनशिप बन रहा है। कीबोर्ड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है जो कीबोर्ड यूज करे। कंपेस डायरेक्शन, कंपेस इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, बट कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है। यहाँ पे भी माइक्रोस्कोप स्लाइड, ये भी कोई प्रोफेशनल और इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है कि रूट एंड ट्री। रूट दिया है, उसके बाद ट्री का रिलेशनशिप दिया है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप बन रही है?
ये आपने याद रखनी है। रूट्स क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं ट्री को। ठीक है, मतलब कोई एक चीज है जो सपोर्ट कर रही है दूसरी चीज को, तो ये रिलेशनशिप हमें देखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कि फाउंडेशन रिलेशनशिप किसका है, बिल्डिंग का। तो क्या होती है, फाउंडेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो वहां पे बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो अगर रूट अच्छी होगी तो ट्री अच्छा बनेगा। तो सपोर्टिंग बेस इनटू होल स्ट्रक्चर वाला ये रिलेशनशिप बन रहा है। तो फाउंडेशन एंड बिल्डिंग ये वाला रिलेशनशिप करेक्ट होगा इस आंसर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये तीन क्वेश्चंस थे एनालॉजी से, ये भी इंग्लिश में ही आते हैं। उसके बाद जो उसने क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद 10 to 12 चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपने एक आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपने एक फिल करना है कोई चीज को, वर्ड को। द रिसर्चर रिसर्च फाइंडिंग वर वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज द मेथडोलॉजी वाज साइंटिफिकली क्या थी। मतलब रिसर्च जो थी उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, क्यों? क्योंकि उसकी मेथडोलॉजी साइंटिफिकली थी। क्या थी? साइंटिफिकली मिसलीडिंग थी, अनसर्टेन थी, कैजुअल थी, या विगोरस थी। ठीक है, तो विगोरस यहाँ पे फिट हो रहा है। वर्ड विगोरस का मतलब होता है वो साइंटिफिकली मेजर्ड थी, केयरफुल थी, स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, जो रिलायबल थी। मिसलीडिंग, अनसर्टेन, कैजुअल, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बात हो रही है। ठीक है, कि उनकी जो मेथडोलॉजी थी वो साइंटिफिकली विगोरियस थी, मतलब केयरफुल थी, या जो है ना क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल थी, साइंटिफिकली गुड साउंड में थी। तो ये विगोरियस यहाँ पे अगर थोड़ा इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड इसमें जा रहा है। अच्छा, उसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज बट आल्सो स्ट्रांग डैश डैश स्किल्स। जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है उसको रिक्वायर ना होता कि सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, बट एक स्ट्रांग स्किल्स की जरूरत होती है। तो स्ट्रांग क्या होती है, मैकेनिकल स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्ट्रिक्स होनी चाहिए, न्यूमेरिकल या आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। तो स्ट्रांग लीडरशिप में क्या होती है, जब टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देखी जाती है और उसके साथ साथ आपने याद रखना इंटरपर्सनल स्किल्स भी देखी जाती है। इंटरपर्सनल कौन स्किल्स कौन सी होती हैं, जिसमें आप वन अ पर्सन हु हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद अदर्स, ठीक, उसको इंटरपर्सनल। तो लीडरशिप में भी यही होता है ना, अगर आप सोशल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं, तो वही जो है ना एक अच्छी लीडरशिप्स को आगे लेके जाता है। तो एक्सपर्टीज भी चाहिए और उसके साथ इंटरपर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, जिसमें आप इफेक्टिव लीडर्स लग सकें, टास्क वगैरह को मैनेज कर सकें। बाकी मैकेनिकल तो मशीन से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल ये नंबर से कैलकुलेशन से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक्स जो होता है ये आर्ट आर्ट वगैरह के साथ रिलेटेड है। तो इंटरपर्सनल इज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा जो आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमेटी The committee postponed its decision until sufficient evidences had been dash dash। तो कमेटी ने जो डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया जब तक उन्होंने कहा कि हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेंगी। तो क्या सफिशिएंट एविडेंस इग्नोर की जाएंगी, फॉरगेटन की जाएंगी, अज्यूम की जाएंगी? तो सिंपल आंसर है कलेक्ट की जाएंगी। जब तक सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं की जाएंगी तब तक जो है ना वो डिसीजन जो होगा वो पोस्टपोन ही रहेगा। ठीक है, तो कलेक्टेड यहाँ पे सूटेबल वर्ड है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, यहाँ पे भी कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस में एक वर्ड हमें फिट करना है कि द वाइस चांसलर अप्रिशिएटेड द टीम्स डैश डैश एफर्ट्स इन कंप्लीटिंग द एक्रीडिएशन प्रोसेस ऑन द टाइम। वाइस चांसलर ने टीम को अप्रिशिएटेड किया, उसकी एफर्ट्स को, क्या कंटिन्यूस एफर्ट्स थी, कमेंडेबल एफर्ट्स थी, कोऑपरेटिव थी, डेडिकेटेड थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, तो उनकी जो एफर्ट्स थी कमेटी की वो क्या थी, कमेंडेबल थी, मतलब वर्दी, प्रेस वर्दी थी। ठीक है, एडमायरेबल थी उनकी जो एफर्ट्स थी, ताकि उन्होंने टाइम पे जो उसका प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो कमेंडेबल यहाँ पे सूटेबल वर्ड यूज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिसर्चर प्रेजेंटेड डैश डैश एनालिसिस ऑफ डेटा कंसीडरिंग ऑल रेलेवेंट वेरिएबल्स बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। तो रिसर्चर्स ने क्या प्रेजेंट किया,
कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किया, सिस्टमेटिक किया, सुपरफिशियल किया, डिटेल्ड किया। तो जाहिर सी बात है रिसर्चर क्या करते हैं, कंप्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस प्रोड्यूस करते हैं। कंप्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट रेलेवेंट स्टडीज फाइंडिंग्स गैप्स हर चीज को बताया जाता है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कंप्रिहेंसिव एनालिसिस। अब थोड़ा बस जहन को घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सूटेबल वर्ड है जो यहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक से, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। effective communication requires idea to be expressed in a clear dash dash and effect organized manner। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, आइडियाज को जो एक्सप्रेस करने चाहिए क्लियर, और क्या करने चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, कंसाइज होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, परsuasive होने चाहिए, या एलोबरेट होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए, आइडियाज मस्ट बी कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये आपने, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकली होने चाहिए, वेल कनेक्टेड होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, ये सारे इसके कोहेरेंट के सिनोनिम्स हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स आइडिया टू बी एक्सप्रेस इन अ क्लियर एंड कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर होने चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये इनका फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 16 to 17, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट कंटेन एन एरर। ये भी मैंने शायद पढ़ाई होंगी, आपको बताई है, बिल्कुल बताई हुई है क्लासेस में। इनको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में एरर दी हुई है, आपने वो एरर पहचानी है कि कहाँ पे एरर दी है। थोड़ा सा बिलर आपको लगेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ईच ऑफ द रिसर्च स्कॉलर हैव सबमिटेड देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बिफोर डेडलाइन। आपको याद होगा, मैंने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया था, रिवीजन वाली क्लासेस में भी आपको बताया था, जब भी ईच एवरी वन या इधर नीदर आ जाए, ठीक है, ईच एवरी वन इधर नीदर आ जाए, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये इजी लगा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, ईच ऑफ द रिसर्चर स्कॉलर्स हैव सबमिटेड देयर प्रोग्रेस, यहाँ पे एरर है, हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, करेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हेज लगना चाहिए। तो कहाँ पे एरर है, ईच में एरर है, नहीं, ईच तो बिल्कुल ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स ये भी बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में एरर नहीं है। बट यहाँ पे एरर है, हैव सबमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा हेज सबमिटेड। तो हमें लिखना तो नहीं है ना, हमें यहाँ पे जस्ट बताना है कि एरर कहाँ पे, तो सी ऑप्शन में एरर है। ठीक है, हैव सबमिटेड नहीं होगा, इसका लॉजिक क्या है कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो हैज सबमिटेड होगा, ना के हैव सबमिटेड होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा, ये ज्यादा वो बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कमेटी रिव्यूड द प्रपोजल केयरफुली एंड रिकमेंडेड टू अप्रूव इट। तो यहाँ पे भी एक एरर दी हुई है कि कहा, पूछा है कि कहाँ पे एरर है, रिव्यू में एरर है, केयरफुली में है, रिकमेंडेड टू अप्रूव में, इट में है। तो यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि जो रिकमेंडेड होता है इसके साथ कोई भी जो है ना, ये क्या यूज किया हुआ है, ये यूज किया हुआ है इन्फिनिटिव फ्रेज यूज किया हुआ है, टू प्लस वर्ब यूज किया हुआ है, टू प्लस अप्रूव। तो रिकमेंडेड के बाद टू कभी नहीं आता है, ये ग्रामर का रूल है। रिकमेंडेड के बाद जेरंड आता है, या तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी रिकमेंडेड के साथ, या रिकमेंडेड के बाद आएगा तो वो ऑफ आएगी। ठीक है, ये एरर है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड के बाद टू कभी नहीं आता है, रिकमेंडेड टू अप्रूव नहीं होगा, रिकमेंडेड ऑफ अप्रूव हो सकता है, रिकमेंडेड अप्रूविंग हो सकता है। तो यहाँ पे एरर मौजूद है रिकमेंडेड वर्ड में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे एरर है, ये वाला गलत है, बाकी सारे ठीक है। तो यहां तक ये तीन क्वेश्चन फिर हमारे, या दो क्वेश्चन एरर्स के आए थे। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये कहा जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, एक शॉर्ट पैसेज आपको दिया जाता है, उसके नीचे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने बताने होते हैं। ठीक है, ये कंप्रीहेंशन इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें पैसेज के अगर ये पढ़ने के बाद ही आता है, फिर अब पढ़ लेते हैं हम। इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, many agricultural scientists are run to regenerative farming practices. These include techniques such as crop rotation, overcropping, reduced tillage, and intentional livestock with crop production. Unlike conventional methods that often degrade soil health, regenerate practice aim to restore soil biodiversity, increase carbon sequestration. Recent studies have shown that regenerative farms not only improve yield
over the time, but also enhance resiliences to extreme weathers. Government and several countries, including USA, India, are now piloting subsidies program to encourage farmer to adopt these methods. ठीक है, तो यहाँ पे बात जो अहम हो रही है वो हो रही है कि रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस लाई जाएं, जिसमें सॉइल को दोबारा रीस्टोर किया जाए। इससे क्या होता है, जो है ना, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ती है, और ये रिसेंट स्टडी वगैरह ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसेज क्या है। पर्पस पैसेज का क्या है? आर्ग्यू दैट द लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन इज सुपीरियर इन मोनोक्रॉपिंग, ये तो कोई बात नहीं हुई है। एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग, ये भी इसमें हमने बात नहीं की। प्रेजेंट हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स, ये भी कोई बात नहीं हुई। डिस्क्राइब एन एग्रीकल्चर अप्रोच दैट एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है कि इस पैसेज में क्या बात हुई है कि डिस्क्राइब किया गया एग्रीकल्चर अप्रोच को इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में। ये प्राइमरी पैसेज है इसका, कि इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, एड्रेस किया जाए, ताकि रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस जो हम रीस्टोर कर रहे हैं उससे जो है ना किस तरीके से एनवायरमेंट से जो है ना बच सके। ठीक है, ये आपने याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन बेनिफिट ऑफ रीजनरेटिव फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग का बेनिफिट क्या है? अ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। दूसरा क्या है? इमीडिएट इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। तीसरा क्या है? इंप्रूव लॉन्ग टर्म सॉइल क्रॉप रेजिलियंसेस, रिड्यूस नीड फॉर इरिगेशन। तो रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है? जब आप दोबारा जो है ना सॉइल को, बायोडायवर्सिटी को यूज करते हैं, तो ये क्या करती है आपने याद रखना, ये इंप्रूव करती है लॉन्ग टर्म सॉइल एंड क्रॉप रेसिलेंसेस को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना, जिसमें मतलब सॉइल को रिस्टोर किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाई जाती है, रिटेंशन ऑफ वाटर बढ़ाई जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है? लॉन्ग टर्म सॉइल एंड क्रॉप की जो रेसिलेंसेस होती है वो भी बढ़ जाती है। ये होता है जो है ना कि किसे कहा जाता है, रीजनरेटिव फार्मिंग का बेनिफिट होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 to 21 में कहा है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये जो साइलोजिज्म वाले क्वेश्चन हमने एनालिटिकल रीजनिंग में किए थे, जिसमें कंक्लूजन ड्रा करना था, ये वहां पे ये वाले वो क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन हमने ड्रा करनी है। ठीक है, ये आपने देखना है, कंक्लूजन ड्रा करनी है कि यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सिस्टम। आफ्टर once academic year, the number of plagiarism cases decreased significantly. Which of the following is the best conclusion? मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उसने प्लेजरिज्म डिटेक्शन का सिस्टम जो है ना लॉन्च करवाया। उसके बाद क्या हुआ? एक साल के बाद, एक एकेडमिक ईयर के बाद, जो प्लेजरिज्म के केसेस है वो डिक्रीज हो गए। तो इसकी कंक्लूजन क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो आपने याद रखना है, द प्लेजरिज्म डिटेक्शन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द रिड्यूसिंग प्लेजरिज्म केसेस, ये कंक्लूजन है। स्टूडेंट्स नो लॉन्गर कॉपी असाइनमेंट, स्टूडेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक डी ऑप्शन है। तो कंक्लूजन इसकी क्या बनेगी? ए बनेगी कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सिस्टम ने क्या किया? रिड्यूस किए प्लेजरिज्म केसेस को। ये आपने याद रखना है। प्लेजरिज्म जब डिटेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये हमने, उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है। तो मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन भी यही होगा कि जब प्लेजरिज्म डिटेक्शन कंट्रीब्यूट करता है रिडक्शन ऑफ केसेस को, तो यही एक इसकी बेस्ट कंक्लूजन बनती है, ए ऑप्शन, कि प्लेजरिज्म सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है रिड्यूस नंबर ऑफ केसेस को। ठीक है, ये बेस्ट कंक्लूजन यहाँ पे बनती है। ठीक है, उसके बाद 21 पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी शायद कंक्लूजन ही होगी। अ कंपनी प्रोवाइडेड रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आफ्टर 6 मंथ क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन? मतलब कौन सी स्टेटमेंट इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है? स्टेटमेंट आपने समझनी है कि कंपनी ने रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की, इससे 6 मंथ के बाद प्रोडक्टिविटी 20% इंक्रीज हुई। तो आपने क्या देखना है अभी? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक हो गया।
training guarantees success in every organization, productivity increase only because of training, every employee attend all training session। तो ये कोई भी एक लॉजिकल नहीं है। ए अगर हम देखेंगे तो ये लॉजिकली बन रहा है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और ये क्योंकि कहा है ना कि इंफॉर्मेशन से सपोर्ट करना है, तो ये इंफॉर्मेशन में है कि जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को दी गई उसमें से 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है, तो ये एक सपोर्ट कर रही है बेस्ट इस जो है ना क्वेश्चंस को। ठीक हो गया, तो ये आई होप के आप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 23 तक का है कि चूज द बेस्ट रिवीजन ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो अंडरलाइन पार्ट है इसको रिवाइज करके आपने बेस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट यूज करना है। यह भी मैंने समझाया हुआ है अपनी ग्रामर की क्लासेस में, जो है ना इसको देखते हैं कि द रिसर्च फाइंडिंग डिस्पाइट ऑफ सेवरल लिमिटेशंस वर कंसीडर्ड वैल्यूएबल बाय द रिव्यूअर्स। तो आपको ये वाला इसने हाईलाइट करके दिया है डिस्पाइट ऑफ सेवरल लिमिटेशंस, और कहा है कि यहाँ पे कौन सा इसका बेस्ट रिवीजन पार्ट यूज किया जाएगा। ठीक है। डिस्पाइट के बाद मैंने आपको बताया था डिस्पाइट और इंस्पाइट, आपको याद होगा जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, डिस्पाइट और इंस्पाइट हमने पढ़ा था। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ यूज नहीं किया जाता है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ यूज नहीं किया जाता है, गलत है। डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन आता है या नाउन फ्रेज आती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी। इसके अपोजिट होता है इंस्पाइट। डिस्पाइट और इंस्पाइट, तो इंस्पाइट के बाद ऑफ यूज की जाती है। ये आपने एक एरर याद रखनी है, ग्रामर में भी आती है। तो डिस्पाइट यहाँ पे देखो इसने ऑफ लगाया है, ऑफ यहाँ पे नहीं लगेगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देखें, डिस्पाइट ऑफ सेवरल लिमिटेशंस, ये नहीं होगा क्योंकि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। बी ऑप्शन है डिस्पाइट सेवरल लिमिटेशंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि डिस्पाइट के बाद ये नाउन फ्रेज आई है, तो ये करेक्ट होगी। सी ऑप्शन देखते हैं, अल्दो सेवरल लिमिटेशंस, तो ये भी गलत होगा। और इंस्पाइट सेवरल लिमिटेशन, अगर इंस्पाइट के बाद ऑफ यहाँ पे वो लगाता तो फिर मैं ये डी ऑप्शन करेक्ट करता, बट इसने इंस्पाइट के बाद, क्योंकि इंस्पाइट के बाद बताया ना ऑफ लगता है, इंस्पाइट के बाद इसने यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा एज अ ग्रामेटिकली बेस्ट रिवीजन पार्ट जो होगा वो होगा डिस्पाइट सेवरल लिमिटेशंस। ठीक है, डिस्पाइट सेवरल लिमिटेशंस, ये करेक्टली नाउन फ्रेज को सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई ऑफ का यूज नहीं है, तो ये आपका वो होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे कि रिसर्च फाइंडिंग डिस्पाइट सेवरल लिमिटेशंस, ठीक है, ऑफ नहीं लगाना है आपने। इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि द सेमिनार वाज अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक बेस्ट वर्जन यहाँ पे भी यूज करना है कि 10, ये क्या है, ये आप सबसे पहले पैसिवाइज मैंने समझाई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, वाज बाय का यूज हो गया, तो ये है पैसिवाइज। क्या है, पैसिवाइज का जुमला है ये, सबसे पहले ये आपने देखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये इसने जो अंडरलाइन किया है इसमें क्या गलती है। आपने देखना है ऑप्शन क्या है, वाज अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर आप देखें ना ये एंथुसियास्टिकली, ये क्या है, ये है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब आपको मैंने बताया है ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, या किसी और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, खुद को। ठीक है, ये एडवर्ब का काम होता है। एडवर्ब मस्ट बी प्लेस्ड विथ वर्ब, ये वर्ब के साथ आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो ये इसने लास्ट में लगाया है और हमें इसको करेक्ट करना है कैसे, वाज अटेंडेड के बाद हमें एंथुसियास्टिकली चाहिए। ठीक है, करेक्ट ग्रामर के लिए अटेंडेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, एंथुसियास्टिकली चाहिए। तो वाज अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। अगर बी ऑप्शन में हम देखते हैं, वाज अटेंडेड एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और अटेंडेड क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एंथुसियास्टिकली एडवर्ब, बाय ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंथुसियास्टिकली एडवर्ब कभी भी शुरू में नहीं आता, ये गलत हो गया। अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी इसने वही गलती की, ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। इसका क्या करेक्शन बनेगी, द सेमिनार वाज अटेंडेड enthusiastically by almost all faculty members and students, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी जो है ना इसने दिया हुआ है 24 पे। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर के हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आया है नीदर नार से क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया हुआ था रिवीजन वाली क्लासेस में भी, ईदर आर होता है और नीदर नार होता है। ठीक है, नीदर नार होता है। जब भी ये आपको स्ट्रक्चर सामने आ जाए, आपने सेकंड सब्जेक्ट को देख के वर्ब यूज करना है। ये आप सबको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। अभी देखते हैं उसने क्या स्ट्रक्चर दिए, क्या दिया है। नीदर द डीन नार द फैकल्टी मेंबर्स वाज प्रेजेंट। यहाँ पे नीदर एक सब्जेक्ट, डी ने दूसरा है फैकल्टी मेंबर्स। तो नार के क्लोज जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा जो है ना क्या होता है, उसके हिसाब से वर्ब होते हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स क्या है, प्लूरल है। वर्ब इसने वाज लगा दिए, ये गलत होगा, यहाँ पे वर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर होनी चाहिए। बी ऑप्शन देखते हैं, नीदर द डीन नार द फैकल्टी मेंबर्स वर प्रेजेंट, बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, नीदर द डीन आर द फैकल्टी मेंबर्स वर प्रेजेंट। आर क्यों यूज किया है भाई, नीदर के बाद तो नार आता है ना, इसने आर यूज किया है तो ये भी गलत हो गया। नीदर द डीन नार द फैकल्टी मेंबर्स हैव प्रेजेंट, ये नहीं होगा। ये वैसे हो सकता है बट यहाँ पे ये सेंटेंस हैव परफेक्ट वाले सेंस में नहीं है। तो सेंटेंस जो दिया गया है वो दिया हुआ है पास्ट सेंटेंस, पास्ट जो है ना टेंस में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी आई होप का आपको समझ, इससे ही रिलेटेड हमने प्रैक्टिस में किया हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर कंसिस्टेंट विद हिज हाइपोथेसिस, विद द हाइपोथेसिस। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंसिस्टेंट विद हाइपोथेसिस। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपने याद रखना है, जब भी ऑफ बीच में आ जाती है उससे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यह सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट है। तो रिजल्ट्स क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। रिजल्ट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में देखो, रिजल्ट्स के बाद वर्ब प्लूरल दिया हुआ है। बी ऑप्शन में वाज दिया हुआ है, वाज कभी नहीं होगा। हेज क्या है, सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। इज क्या है, सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 25 का, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर कंसिस्टेंट विथ हाइपोथेसिस। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 25 नंबर वाला। यह भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। अच्छा, 26 पे क्वेश्चन क्या है कि चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ड अफेक्ट इज यूज्ड करेक्टली। अफेक्ट का कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज किया गया है। द न्यू पॉलिसी विल अफेक्ट द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। द न्यू पॉलिसी इज इफेक्टिंग ऑन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। द न्यू पॉलिसी हैज एन इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट का मतलब होता है कोई चेंज। अफेक्ट एक होता है ए वाला, दूसरा होता है ई वाला। ठीक है। तो अफेक्ट जो ए वाला होता है ना, ये होता है वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है। किसके फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म पे यूज किया जाता है। और ई वाला जो होता है ये नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और ई वाले का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट होता है। और ए वाले अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या चेंज किसी चीज की। तो जो न्यू पॉलिसी है वो विल, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये वर्ब के तौर पे इसने यूज किया है अफेक्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। मतलब जो न्यू पॉलिसी है वो क्या चेंजिंग ला रही है, वो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट पे इफेक्ट करेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर देखते हैं बी में, द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। इफेक्ट यहाँ पे नाउन यूज, विल के बाद इसने नाउन यूज किया, ये रॉन्ग होगा, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इफेक्ट ई वाला नाउन होता है। द न्यू पॉलिसी इज इफेक्टिंग नहीं होगा। द न्यू पॉलिसी हैज एन इफेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। मतलब जो न्यू पॉलिसी है वो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पे इन्फ्लुएंस करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, ये करेक्ट होगा, वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या है कि चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ड प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इज यूज्ड करेक्टली। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन।
ठीक है, क्या मतलब होता है मेन, इम्पॉर्टेंट। एक होता है प्रिंसिपल, वो तो हेड ऑफ स्कूल होता है। दूसरा इसका मतलब होता है प्रिंसिपल का मेन या इम्पॉर्टेंट। द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिले वाज हेवी रेन। ठीक है, प्रिंसिपल रीजन जो है डिले का वो क्या है, वाज हेवी रेन। द प्रिंसिपल रीजन, प्रिंसिपल नहीं होगा ये, रीजन फॉर द डिले वाज हेवी रेन। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट वाज अनक्लियर। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एड्रेस द स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल जहाँ पे यूज्ड करेक्ट है वो ऑप्शन देखना है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है या हेड ऑफ स्कूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। दूसरा होता है प्रिंसिपल, जो ये वाला है ना, बी ऑप्शन में प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉ है कोई, रूल है, फंडामेंटल ट्रुथ है। ये नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में अगर देखेंगे द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिले क्या है, वाज हेवी रेन। तो जो मेन रीजन है डिले का वो ड्यू टू हेवी रेन हो गया। मतलब कोई मीटिंग है, कोई भी चीज है, वो डिले हो गई ड्यू टू हेवी रेन। तो ये उसका क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है जो प्रिंसिपल को करेक्ट ऑप्शन में या प्रिंसिपल को करेक्ट ऑप्शन में यूज किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइनिंग इडियम और एक्सप्रेशन। इडियम की बात की गई है। ड्यूरिंग द मीटिंग द चेयर पर्सन आस्क्ड एवरीवन टू गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया और इसका मतलब पूछा कि इसका मतलब क्या होगा। गेट टू द पॉइंट का मतलब आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है जो स्पीक करता है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली जो स्पीक करता है, अननेसेसरी डिटेल से अवॉइड करता है, मतलब मेन आइडिया पे डायरेक्ट पहुंचता है। डू नॉट बीट अराउंड द बुश, तो उसको कहा जाता है गेट टू द पॉइंट। तो क्या है, स्पीक ब्रीफली एंड डायरेक्टली। रीच टू द मीटिंग वेन्यू ये नहीं होगा। मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिपीट में नहीं। मतलब ड्यूरिंग द मीटिंग चेयर पर्सन ने सबको कहा कि भाई डायरेक्टली मुद्दे पे आए, ब्रीफली बात करें, डायरेक्टली आए, इधर उधर की बातें ना करें, अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करें। ठीक है, यह आपने याद रखना है। यहां तक हमारे 28 जो क्वेश्चंस थे ये इंग्लिश तक क्वेश्चंस थे सारे। इसके थे, इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अभी हम सेक्शन बी पे चलते हैं, इसका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में उसने क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। ये तो रहा आपके माइंड की, ये भी मैंने सारी चीजें बताई हुई थी, जिन्होंने रिवीजन वाली क्लासेस भी ली थी हमने समझा हुआ था। यहाँ पे जस्ट आंसर्स बताता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ जो चीजें। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। यहाँ पे ये होता है कि कोई ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वो सारे सेम होते हैं, एक उनमें सेम नहीं होता है, वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे किलोग्राम, लीटर, मीटर और सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीन यहाँ पे करेक्ट हैं, एक यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह मालूम किए गए कि जैसे किलोग्राम है, ये किसका यूनिट है, ये मास वगैरह जो मालूम किया जाता है उसका है। ये यूनिट है, क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है। लीटर है, लीटर किसका होता है, ये वॉल्यूम वगैरह को मालूम करता है। मीटर क्या होता है, मीटर लेंथ वगैरह को मालूम करता है। तो ये सारे जो हैं ये मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटीज के। और जो सेल्सियस है, सेल्सियस किसको मेजर करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है ना। सेल्सियस में हम टेम्परेचर बताते हैं। तो ये इन तीनों से जो है डिफरेंट है, ये सारे क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करते हैं, लीटर, किलोग्राम। और सेल्सियस जो है ये मेजर करता है टेम्परेचर वगैरह को। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इनसे डिफरेंट है क्वांटिटी। बाकी ये सारे किलोग्राम, लीटर, मीटर ये तीनों सेम चीजें हैं। तो हमने भी जो अदर था उसको करेक्ट करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, सेम क्वेश्चन है, बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, राउटर। तो कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर, प्रिंटर ये सारे कंप्यूटर के पार्ट हैं। राउटर जो है ये जो है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो ये इनमें बिलोंग नहीं करता। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सबको भी आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद 31 पे एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है अल्फाबेटिक सीरीज में। जिन्होंने क्लासेस मेरी ली थी उन्हें पता होगा, फिर दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर दें। विच लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बी, ई, एच, के। आई होप मैंने आपको बताया था जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाए आपने अल्फाबेट लिख देनी है। ये आप लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया होगा ये चीज जरूर की होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई बी के बाद ई कैसे आया, ठीक है, फिर ई के बाद एच कैसे आया, के बाद अभी हम क्या चीज लाएंगे। तो अगर हम देखें बी के बाद सी आता है, फिर डी आता है, फिर आता है ई। तो ये क्या कर रहा है, दो लेटर्स को कट कर रहा है फिर ई पे गया है।
ठीक है, ऐसा ही है ना। तो उसके बाद फिर ई के बाद जो है ना, इसने कितने लेटर्स मिस किए हैं, उसके बाद जो एच पे पहुंचा है, तो ये 5 लेटर्स की पोजीशन हुई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3 लीटर्स, सॉरी 3 जो है ना लेटर्स यहाँ पे भी मिस किए हैं, यहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। एच के बाद ये के पे कैसे गया है, यहाँ पे भी इसने +3 वाला सीरीज चलाई है। ठीक है, फिर के पे गया है। तो के के बाद जो है ना प्लस अगर आप 3 करेंगे, लेटर्स आगे जाएंगे, तो क्या आंसर आपको मिलेगा, एन आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आज एबीसी में नहीं बना रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको एक ट्रिक जब मैंने बताई हुई थी, आपने एबीसी बनानी है तो आपको ये जल्दी क्लियर हो जाए। 32 पे क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द पेयर ऑफ लेटर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज AZBY CX DW। ये आपको एक पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें क्या है कि अभी नेक्स्ट क्या आएगा, ई भी आएगा, ई यू आएगा, एफ भी आएगा, एफ यू आएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो किस तरीके से यहाँ पे सीरीज गई है। ए है यहाँ पे, इस सीरीज में बी है, फिर यहाँ पे बी है तो इसमें सी है, सी है तो यहाँ पे डी है। तो हमें अभी पहला अक्षर चाहिए ई का। ठीक है, ई का पहला अक्षर, क्योंकि डी के बाद अभी जो सीरीज आएगी उसमें पहला लेटर ई होना चाहिए। ई हो गया, तो ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन दोनों में ई पहले नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद जेड है, जेड के बाद वाई है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के बाद डब्ल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जेड के बाद ये अभी बैकवर्ड जा रहा है, जेड के बाद बैकवर्ड जा रहा है, ये आपने देखना है। जेड के बाद वी आ गया, वी के बाद एक्स आ गया, एक्स के बाद डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो ये बैकवर्ड जा रहा है अभी। तो वो फिर जो है ना, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद फिर आपका आता है वी आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, बैकवर्ड में वी आता है। तो ई वी जो होगा ये पेयर करेक्ट मैच करेगा यहाँ पे। ये भी मैंने चीजें आपको बताई हुई थी, आई होप के क्लियर होंगे एनालिटिकल रीजनिंग। तो पहले लेटर्स में वो आगे जा रहा था, फिर नेक्स्ट लेटर में वो बैकवर्ड जा रहा था। उसके बाद 33 पे क्वेश्चन क्या है कि इफ प्लांट इज कोटेड बाय QMBOU हाउ विल बी द फील्ड कोटेड। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है, होप के क्लियर होगा कि प्लांट का कोड अगर QMBU है। ठीक है, तो आपने देखना है, प्लांट लिख देना है ऊपर, उसके बाद उसके नीचे कोड लिखना है। ठीक है, प्लांट लिखना है, उसके बाद कोड क्या दिया है, क्यू दिया है, फिर एम दिया है, फिर ए के बाद बी दिया है, फिर एन के बाद ओ दिया है, टी के बाद यू दिया है। एक एक लेटर वो आगे जा रहा है, पी के बाद क्यू है, जो है ना एल के बाद क्या दिया है, एम दिया है, ए के बाद बी दिया है। ऐसा ही करें ना आप भी, फील्ड लिखे, फील्ड लिख के उसके बाद लेटर देते आए। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी आता है। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, एफ एल के बाद क्या आता है, एम आता है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो ये हमारा लेटर बन गया, GJFME। ये देखे ना, बी ऑप्शन में मौजूद है ना, GJFME। ठीक हो गया। इस तरीके से ये भी मैंने ट्रिक बताई हुई थी, आपने भी आई होप के यही चीज अप्लाई की होगी, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 34 पे क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन कोड ग्रीन इज रिटन बाय 24 5 11 एज फॉलोज। जैसे जी के 2 हैं, आर के 4 पार्ट्स हैं, ई के 5 हैं, एन के 1 है। तो आपको कहा है यूजिंग द सेम कोड जीन का कोड क्या होगा। सिंपल है, जी का इसने क्या लिया है, 2 लिया है ना, तो 2 निकालें पहले। ई का इसने क्या लिया है, ई का दिया हुआ है ना, ई का इसने 5 दिया है तो 5 करें। एन का इसने 1 लिया हुआ है, 1 करें। ई का इसने 5 लिया है, तो 25 15 में आंसर चाहिए, तो बी ए ऑप्शन में मौजूद है 25 15। ठीक हो गया, होप के ये भी ऑप्शन आपको क्लियर होगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन मैंने बताए थे, मस्ट बी ट्रू वाले, आपको याद होगा। उसमें ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, आपने भी वहां पे ये ट्रिक्स अप्लाई की होंगी कि द ऑल द प्रोफेसर्स आर रिसर्चर, सम प्रोफेसर्स आर कंसल्टेंट। जो सारे रिसर्च प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्चर हैं, और कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो कंसल्टेंट हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हिच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द अबोव स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट को, अबोव स्टेटमेंट को लॉजिकली कंक्लूजन ड्रा कर रही है, उसको देखना है हमने। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, सम रिसर्चर्स आर कंसल्टेंट, आर रिसर्चर आर कंसल्टेंट, ऑल कंसल्टेंट आर प्रोफेसर, नो रिसर्चर इज कंसल्टेंट।
तो आपने याद रखना है सबसे पहले, ऑल प्रोफेसर्स क्या है, रिसर्चर्स हैं। मतलब प्रोफेसर्स क्या हो गए, रिसर्चर हैं सारे ये। पहला उसने ये बोला है। और एवरी प्रोफेसर मतलब इसका हो गया कि सारे रिसर्चर्स हो गए। सेकंड में वो कहता है कि सम प्रोफेसर्स आर कंसल्टेंट। मतलब कुछ जो प्रोफेसर्स हैं वो कंसल्टेंट हैं, सारे नहीं है। सारे प्रोफेसर रिसर्चर तो हैं बट उनमें से कुछ जो हैं वो कंसल्टेंट हैं। तो ये क्या हो गया, तो प्रोफेसर रिसर्चर भी तो है ना, प्रोफेसर रिसर्चर भी हैं और उनमें से कुछ जो प्रोफेसर हैं वो कंसल्टेंट है, तो सेम बात हो गई ना। तो सम रिसर्चर आर कंसल्टेंट होगा। ऑल रिसर्चर आर कंसल्टेंट नहीं होगा क्योंकि रिसर्चर प्रोफेसर है और ऑल की वो बात ही नहीं कर रहा। ऑल कंसल्टेंट आर प्रोफेसर ये भी नहीं होगा, नो रिसर्चर इज कंसल्टेंट क्योंकि सम रिसर्चर कंसल्टेंट है। तो ए ऑप्शन सम रिसर्चर आर कंसल्टेंट ये इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक हो गया, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया। 36 पे क्वेश्चन क्या है कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स कंटेन सीड, विच कंक्लूजन लॉजिकली ड्रा है। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि ऑल मैंगोज क्या है, फ्रूट्स हैं। और कुछ ऑल फ्रूट्स जो है उनमें सीड्स होता है। तो लॉजिकली कौन सी है, ऑल मैंगोज कंटेन सीड, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, सम सीड्स आर मैंगो, नो मैंगोज जो है ना कंटेन सीड्स। तो क्या होगा, ऑल मैंगोज फ्रूट्स हैं और ऑल फ्रूट्स कंटेन सीड है, तो जाहिर है ऑल मैंगोज में सीड्स ही कंटेन होंगे। तो ये भी एक सिंपल सा आंसर था। आई होप कि यह भी क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का था। फिर हम आते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है आपको। 5 स्टूडेंट्स अली, बिलाल, दानिश, हमजा एंड ओस्मान स्टूड इन अ लाइन। अली जो है बिलाल से बड़ा है बट दानिश से छोटा है। हमजा जो है वो उस्मान से बड़ा है बट बिलाल से छोटा है। और हु इज द टालेस्ट, तो ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसकी मदद से आपने ये वाले बनाने। अली जो है किससे, बिलाल से बड़ा है। अली जो है, अली इज टालर देन बिलाल, तो बिलाल मतलब छोटा है इससे। बट शार्टर देन दानिश मतलब दानिश अली से भी बड़ा है। ठीक है, यही ट्रिक आपने भी की होगी, मैंने क्लासेस में बताई थी। ठीक है, हमजा इज टालर देन ओस्मान, हमजा जो है ओस्मान से बड़ा है। तो हमजा कर लेते हैं, किससे बड़ा है, ओस्मान से, तो ओस्मान हमजा से छोटा है। हमजा इज टालर देन ओस्मान बट शॉर्टर देन बिलाल। ठीक है, मतलब बिलाल से भी छोटा है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं क्योंकि बिलाल ये रहा ना दूसरे नंबर पे, ये बिलाल है। तो ये बिलाल से भी छोटा है हमजा। तो ये इससे ओस्मान और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ओस्मान हो गया। तो सबसे, हु इज द टालेस्ट, टालेस्ट अभी यहाँ पे कौन हो गया, जाहिर है आप देख रहे हैं बड़ा कौन है, दानिश है, तो दानिश यहाँ पे टालेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें मैंने ये बताई थी आपको इस तरीके से फिगर बनानी है। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फॉर सेमिनार्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी शेड्यूल्ड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। 4 सेमिनार्स हैं ए बी सी डी के नाम से जिनको शेड्यूल किया गया है मंडे टू थर्सडे। बी इज शेड्यूल्ड बिफोर सी, सी इज शेड्यूल्ड बिफोर ए, डी इज शेड्यूल्ड बिफोर बी, विच सेमिनार शेड्यूल्ड फर्स्ट। ठीक है, 4 सेमिनार्स हैं ए बी सी डी के नाम से जिनको मंडे टू थर्सडे सेट किया गया है। बी जो है वो सी से पहले आता है, सी जो है वो ए से पहले आता है, डी जो है वो बी से पहले आता है। तो पहले कौन आएगा, तो ये आपने याद रखना है, बी जो है सी से पहले आएगा और सी जो है वो ए से पहले आएगा और डी जो है वो बी से पहले आएगा। तो बी पहले आ रहा था, डी उससे भी पहले आएगा। तो अब अगर इनको कंबाइन किया जाए तो पहले कौन आएगा, डी आएगा। ठीक है, डी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा। उसके बाद लास्ट में कौन आएगा, ए आएगा। ये लॉजिकल सीरीज बन गई हमारी। तो शेड्यूल बना है ना, पहला किसको रखा गया है, डी, मंडे को रखा गया है। मंडे टू थर्सडे का है ना, मंडे। ये बी क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। सी क्या हो गया, वेनसडे हो गया। ए क्या हो गया, थर्सडे हो गया। ये 4 शेड्यूल टाइम भी बता दिए, दिन के नाम। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि विच सेमिनार शेड्यूल्ड फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन होगा, मंडे होगा। मंडे पे कौन है, डी है, तो डी आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, इसको, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन। आई होप कि ये भी क्लियर होगा।
उसके बाद 39 पे क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं कि अली वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। अभी ये है ना, एक सेंटर पॉइंट आपने बनानी है। नॉर्थ आपको डायरेक्शन बताइए, ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे ईस्ट होती है, यहाँ पे वेस्ट होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है। ये डायरेक्शंस होती है। अली ने यहाँ से लेकर 8 किलोमीटर ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कहाँ गया? नॉर्थ की तरफ गया। उसके बाद सेकंड में क्या करा है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। तो इसका राइट क्या बनेगा? ईस्ट बनेगा ना, तो ईस्ट की तरफ ये फिर 6 किलोमीटर गया। ठीक है, 6 किलोमीटर यहां तक गया। एंड ही देन टर्न्स राइट अगेन एंड ए वॉक्स 8 किलोमीटर। तो यहाँ का राइट जो होगा ये आपने याद रखना है, यहाँ पे साउथ की तरफ होगा। तो ये यहाँ पे आ गया साउथ में। फिर अगेन कितने, 8 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। वो इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी ये यहाँ पे किस डायरेक्शन में है? तो आप अगर देखेंगे तो ये इसकी ये सेंटर पॉइंट थी, ये यहाँ पे अभी मौजूद है। तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई ना। तो ये अभी ईस्ट में मौजूद है। ठीक है, ये डायरेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है। ये डायरेक्शंस जो आपको पता हो, जो मैंने बताई, ये सेम रहती है, हमेशा चेंज नहीं होती। नॉर्थ ऊपर की तरफ, नीचे साउथ, राइट साइड आपकी ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 40 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ मीटिंग इज हेल्ड एवरी थर्ड डे एंड द फर्स्ट मीटिंग इज ऑन मंडे, ऑन विच विल द फोर्थ मीटिंग विल बी हेल्ड। मतलब क्या है कि मीटिंग जो है हर तीसरे दिन होती है, उसका पहली मीटिंग जो होती है वो मंडे को होती है। तो वो उसकी जो चौथी मीटिंग होगी वो कब होगी? ठीक है, एवरी मीटिंग जो होती है 3 दिन के बाद होती है। मतलब अगर फर्स्ट मीटिंग है मंडे पे, तो सेकंड मीटिंग कब होगी? थर्सडे पे होगी। थर्सडे पे होगी ना, 3 दिन के बाद ही होती है ना। थर्सडे पे होगी सेकंड मीटिंग। थर्ड मीटिंग कब होगी? थर्ड मीटिंग आपने याद रखना है, थर्सडे के बाद 3 दिन अगर छोड़ के आप जाएंगे तो संडे होगा। तो थर्ड मीटिंग संडे पे होगी। और फोर्थ मीटिंग कब होगी? संडे के बाद फिर आप 3 दिन छोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? वेनसडे आएगा। तो आपकी फोर्थ मीटिंग जो होगी वो कब होगी? वेनसडे, डी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी एक एनालिटिकल बेस, थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, आई होप कि आपको आए होंगे। ये वाले पे 41 पे क्या है कि 4 पर्सन हैं, 4 पर्सन पी पी क्यू आर एंड एस आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये सेम क्वेश्चन करवाए थे। जो पी है वो सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड आर। क्यू पे लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है वो एक्सट्रीम राइट पे बैठेगा, एस जो है वो आर के साथ नहीं बैठेगा। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठेगा? 4 लोगों को बिठाना है, आपने सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसकी अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये लोग हैं, ये सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, सबसे पहले उसने क्या किया है कि पी क्यू आर सीटेड एंड फेसिंग नॉर्थ, पी सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सिट्स एक्सट्रीम राइट। आर जो है राइट पे आएगा, सबसे पहले आर को आपने बिठाना है, ये एक्सट्रीम राइट है, आर यहाँ पे बैठेगा। ठीक हो गया। अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आर सिट एट एक्सट्रीम राइट, एस डज नॉट सिट आर, मतलब आर के साथ एस नहीं बैठेगा। आर के साथ एस नहीं बैठेगा। पी जो है वो किसके साथ बैठेगा? क्यू के साथ बैठेगा। पी किसके साथ बैठेगा? क्यू के साथ बैठेगा। तो पी को आप इधर बिठाएं, क्यू को आप इधर बिठाएं, ये दोनों साथ बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे एस हमने आर के साथ नहीं बिठाया। तो लास्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बचा? हमारे पास एस बचा। और एस हमें कहा गया है कि आर के साथ नहीं होना चाहिए, तो एस पी के साथ है, आर के साथ नहीं है। क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? तो एस देखो ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मौजूद है, तो डी ऑप्शन में एस मौजूद है। एक्सट्रीम राइट पे कौन मौजूद है? आर मौजूद है, वो उसने खुद बताया है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 पे, के विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 3, 8, 15, 24। वो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने मेथड देखना है कि किस मेथड के साथ ये जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिंपली 8 और
तीन के जो है ना बीच में कितना डिफरेंस है? 8 और 3 के बीच में डिफरेंस है 5 का। 8 और 15 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ये कितना डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 15 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 9 का। तो अभी हमें नेक्स्ट डिफरेंस चाहिए 11 का। कितना चाहिए? 11 का डिफरेंस चाहिए। तो ये आपने याद रखना है। तो 9 और 2 11 हो गया, ये 11 हो गया। तो इसके बाद अगर 24 में आप 11 ऐड करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। ठीक हो गया? समझ आ गया यहाँ? वरना इसकी एक जो है ना ये डिफरेंस वाली है, यहाँ एक स्क्वायर वाली भी इसमें ट्रिक लग रही है कि एक का स्क्वायर 2 होगा, 2 होगा, उसमें +2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को +2 के साथ करेंगे, 4 के साथ प्लस करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर 6 होगा, उसमें फिर जो है ना सॉरी 9 होगा, 9 को अगर हम 6 के साथ प्लस करेंगे तो 15 आएगा। ये वाली सीरीज चल रहा है, बट ये वाला डिफरेंस वाली इजी है, जो आपको समझ आ जाएगी। 43 पे क्वेश्चन क्या है कि विच पोर्शन करेक्टली कंप्लीट द सीरीज Z W T Q। तो यहाँ पे भी आपने वही एबीसी जो है लिख देनी है अपने पास। तो उसके बाद यहाँ पे ना देखो नंबर उसने दिया हुआ है। एबीसी आप अगर आप लिखेंगे A to Z तक, तो जेड का नंबर आता है, ए का जैसे आता है फर्स्ट नंबर, जेड का आता है 26 नंबर। इस तरीके से ये सीरीज निकाली गई है। जेड का 26 आता है, डब्ल्यू का 23 आता है, टी का नंबर एबीसी में कितना आता है? 20 आता है। ओ का कितना आता है? ओ दिया है, क्यू दिया है, क्यू का आता है 17। तो उसके बाद जो है ना ये अगर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से इसने माइनस किया। जेड का 26 है, इसे 3 माइनस किए हैं 23। फिर 23 से 3 माइनस किए हैं 20, 20 से 3 माइनस किए हैं 17। तो अभी हमें जो आंसर चाहिए वो 17 से 3 माइनस होने चाहिए। मतलब 14 नंबर पे जो वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा अल्फाबेट में। तो 14 नंबर पे अगर आप अल्फाबेट में देखेंगे कौन सा वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है एन, ए ऑप्शन। ठीक है? ये आपने याद रखना है। 1 मिनट, पानी पी के फिर शुरू कर। अच्छा, तो शुरू करते हैं यहाँ से 44 से। इफ 4 + 2 = 16, कामा दे के कह रहा है कि 5 + 3 = 30, देन 6 + 4 = what। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि 4 + 2 से 16 कैसे बना। ठीक है, प्लस तो इसने नहीं किया है ना, प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा ना। जो है ना, तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आंसर आना चाहिए। इसने 16 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ से 16 कैसे बना, फिर हम आगे सीरीज पे वो अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई हो रहा है तो वही सीरीज जाएगी। सबसे पहले देखते हैं 4 + 2 × 16 कैसे बना। तो इसने क्या किया है, 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, क्या आंसर आएगा? 8 आएगा। उसको फिर इसने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी सीरीज पे ये कामा के बाद अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये हमारी सीरीज चल रही है यहाँ तक, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 3 के साथ, कितने हो गए? 15 हो गए। 15 को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 2 के साथ, तो कितना आंसर आ गया? 30 आ गया। बिल्कुल ये हमारी सीरीज चल रही है। पहले 2 था, फिर 3 था, यहाँ पे 4 है। तो ये करते हैं, तो ये हमें सीरीज है। तो अब है 6 + 4। 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो है ना किसके साथ? 6 × 4 कितना होगा? 6 + 4 किया गया है, उसके बाद 2 × 6 कितने हो गए?
जो है ना 12 हो गए। और जो है ना, सॉरी, 2 इंटू 6 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 को इसने मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। ठीक है, 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 48 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 6 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 12। 12 को फिर मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ। तो 4 जो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा समझना है कि एक कौन सी सीरीज चला रहा है, उसके बाद दो पे अगर वो लग जाती है तो तीसरे पे भी वो लगेगी। 45 पे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो सेम मैंने करवाया था उसमें। इफ केट इज 24, डॉग इज 26, देन बेट इज व्हाट? ये सेम क्वेश्चन है जो हमने क्लासेस में किया हुआ था। तो केट को अगर 24 दिया गया है, डॉग को 26 दिया गया है, तो बेट को क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पे आपने फिर एबीसी में नंबर देने, ए का जैसे फर्स्ट नंबर, बी का 2, इस तरीके से। ठीक है, तो सी का नंबर जो है ना, सी से इसने 24 किस तरीके से बनाया है? सी होता है 3, ए होता है 1। ए का कितना नंबर है? 1 है। टी का कितना नंबर है? 20, ऊपर बताया अभी था। तो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो ये कितना होगा? 20 और 4 ये कितने हो गए? 24 हो गए। तो इसने केट का 24 दिया है ना। तो डी का अगर हम देखते हैं, ये चेक करते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा। डी का नंबर होता है 4, ओ का कितना होता है? 5, और जी का कितना होता है? जी का होता है 7। तो 4, 15 और 7 को प्लस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 26। तो ये हमारी ट्रिक यही चल रही है। तो बेट की अगर हम बनाएं, तो बेट का क्या होगा? बी का नंबर क्या है? बी का नंबर है 2। 2 प्लस ए का नंबर क्या है? 1। और टी का नंबर क्या है? 20। तो ये कितने हो गए? 23 हो गए ना। 23 आंसर में देखो मौजूद है, बी ऑप्शन में मौजूद है 23 ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 पे क्वेश्चन है कि इफ 1 जनवरी फॉल्स ऑन वेनसडे, 1 जनवरी आ रही है वेनसडे पे, व्हाट डे ऑफ वीक विल 15 जनवरी फॉल ऑन? अगर 1 जनवरी पे वेनसडे आ रहा है तो जो है ना 15 जनवरी पे क्या आएगा हफ्ते में? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की क्या तरीकेकार है? 1 जनवरी पे क्या है आपने याद रखना है? वेनसडे। ठीक है, तो हमारे पास कितने 15 जनवरी का मालूम करना है। तो सबसे पहले 15 जनवरी से ये फर्स्ट डे को माइनस करें, तो आपके पास कितने आंसर बचता है? ये बचता है 14 डेज। तो आपके पास कितने आंसर बचता है? 14 डेज, मतलब 2 वीक्स का एक गैप है। तो 14 डेज हैं। 14 डेज, उसको आप डिवाइड करेंगे अगर 7 पे, ठीक है, तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 2 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 आंसर मिलेगा। ठीक होगा, तो ये एग्जैक्टली 14 जो है वो 2 वीक्स होते हैं, जो है ना, डेज रिमेन सेम, 7 दिन होते हैं ज़ाहिर है एक हफ्ते में। तो 2 मिलेगा। 2 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। मतलब इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 है। ठीक है, 14 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 है, तो आपने याद रखना है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, एग्जैक्ट जा रहा है 2 से 7, 14 पे ही जा रहा है, तो आपका रिमाइंडर 0 है, तो आपका जो नेक्स्ट डे होगा वो भी सेम ही होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो सेम होगा, मतलब 15 जनवरी पे भी वेनसडे होगी। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। मतलब रिक्वायर्ड डेट जो है, रिक्वायर्ड डेट को आपने माइनस करना है गिवन डेटा से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज से। ये एक फार्मूला होता है इनको करने की। अगर रिमाइंडर 0 रहता है, एग्जैक्ट वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो सेम डे होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है, तो आपका नेक्स्ट डे होगा, मतलब वेनसडे है तो फिर थर्सडे होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो नेक्स्ट डे होगा। ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं वहीं पे समझ आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है, तो एज सच आपने 2 दिन आगे जाना है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आपका 3 दिन का है, तो 3 दिन आपने आगे जाना। तो इस तरीके से ये होता है। इसका दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं करवा के। जैसे देखें कि अगर 1 जनवरी पे मंडे है, ठीक है, 1 जनवरी पे मंडे है,
तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 जनवरी पे क्या होगा। 10 जनवरी पे क्या होगा। तो आपने याद रखना है 10 जनवरी हमने गिवन डेटा है ना, उससे आप फर्स्ट जो दिया है उसको माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या बचता है, 9 बचता है। 9 को अगर आप 7 से माइनस करते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो 2 रिमाइंडर है। तो 2 आप आगे जाए ना, 2 अगर आप आगे जाएंगे ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे और वेनसडे, तो उसका आपका बाद रिमाइंडर 2 है, तो 2 आप आगे जाएंगे तो वेनसडे फिर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर आपका आंसर दिन वो सेम रहता है। ठीक है, होप के ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद 47 और 49 ये पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी में करते हैं क्योंकि और भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द टाइम टू टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी अपॉइंट्स प्लानिंग बोर्ड ईच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 मेंबर्स। प्लानिंग बोर्ड उसने बनाई, उसमें एग्जैक्टली 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आर 3 एग्जेक्टिव फ्रॉम मार्केटिंग, 3 मार्केटिंग से थे। कौन कौन से, RS&T। एंड 3 एग्जेक्टिव के फिनांस से थे जो थे UV&W। ठीक है, 6 लोगों को उसने अपॉइंट किया, 3 लोग मार्केटिंग में थे, 3 लोग फिनांस में थे। अभी इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशंस दी हुई हैं, एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी फ्रॉम मार्केटिंग एंड एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम फिनांस। एटलीस्ट एक मेंबर फिनांस से होना चाहिए, एक मार्केटिंग से होना चाहिए। अगर आप आर को अपॉइंट करते हैं तो एस को आप अपॉइंट नहीं करेंगे। ये कंडीशन जरूर फॉलो करनी है। T and V मस्ट बी अपॉइंट टुगेदर। इफ यू इज अपॉइंटेड डब्ल्यू आल्सो अपॉइंटेड। ये 4 उसने कंडीशंस दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल बोर्ड। ठीक है, ये कंडीशंस दे के हमें कहा है कि बोर्ड को कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि RT&W। RT&W, तो उसने कहा है कि अगर टी को आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखें तो वी को भी आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टी सिलेक्ट किया है, डब्ल्यू किया है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे वी होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं SVNW, एस, तो यहाँ पे वी, अब फिर वही अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में अगर कंडीशन में देखें कि इफ T and V मस्ट बी अपॉइंट टुगेदर, तो वी अपॉइंट किया है तो टी अपॉइंट नहीं किया है, तो ये भी गलत हो गया। इनवेल्ड है ना, टी मिसिंग है। तीसरे ऑप्शन में TUV अप्लाई किया है, तो टी के साथ इसने वी तो अप्लाई किया है, बट यहाँ पे यू वाली सेंटेंस में अगर देखें लास्ट में कि यू अपॉइंट होगा तो डब्ल्यू भी अपॉइंट होगा, तो यू के साथ इसने डब्ल्यू नहीं किया है, तो ये भी मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लास्ट में देखते हैं डी ऑप्शन में क्या है, TVNW, T and V वर्क टुगेदर, ठीक हो गया। उसके बाद यू को यूज ही नहीं किया है, जिसके साथ डब्ल्यू का रूल फॉलो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे यू किया था इसलिए हमने डब्ल्यू की बात की थी, यहाँ पे यू का फॉलो ही नहीं किया है। यहाँ पे एटलीस्ट 1 मार्केटिंग का मेंबर भी है, मार्केटिंग का भी है ना। मार्केटिंग में कौन है, जो है ना टी मौजूद है। उसके बाद एक फिनांस का भी मौजूद है। ठीक होगा, तो ये सारे आर और एस वाला ये लफड़ा जो सेकंड वाला था ये भी यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, TVNW। उसके बाद 48 पे क्वेश्चन क्या है, अपॉइंटीज फ्रॉम मार्केटिंग आर इन द मेजॉरिटी ऑन बोर्ड द बोर्ड मस्ट इंक्लूड। अगर अपॉइंटीज जो हैं वो जो है ना मार्केटिंग से मेजॉरिटी में होंगे तो कौन सा ज्यादा यूज किया जाएगा। इफ अपॉइंटीज फ्रॉम मार्केट एंड मेजॉरिटी ऑन बोर्ड द मोर बोर्ड मस्ट इंक्लूड क्या होना चाहिए, तो मार्केटिंग इन द मेजॉरिटी देयर मस्ट बी 2 मार्केटिंग मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 मार्केटिंग मेंबर्स होने चाहिए, एक फिनांस मेंबर होना चाहिए, ये मेजॉरिटी बनेगी ना वहां की। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग हमारे पास है RST, और फिनांस के कौन कौन से हैं, UVW, ये ऊपर कंडीशंस में उसने बताया हुआ है UVW। अगर हम अप्लाई करते हैं तो आर और एस तो कंबाइन हो नहीं सकते, T and V को हमने कंबाइन करना है, अगर यू को करना है तो डब्ल्यू को भी करना है। इफ अपॉइंटीज फ्रॉम मार्केटिंग आर इन द मेजॉरिटी ऑन द बोर्ड मस्ट इंक्लूड, किसको करेगा, आर को नहीं करेगा, क्योंकि आर को करेगा तो उसके साथ जो है ना R+S नॉट पॉसिबल है, के नॉट टू वर्क टुगेदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद
यहाँ पे एस जो है, एस और टी यू वी, एस टी यू वी आता है तो टी रुकार्स होता है कि वी के साथ आए। तो यहाँ पे जो वी है, यहाँ पे सिचुएशन में वो आपने याद रखनी है, जो है ना, वी जो है वो अलोन आ सकता है कहाँ पे, बोर्ड, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड में, मार्केटिंग में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ में बी आपका आ सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बट शायद इसके साथ ना डी ऑप्शन मौजूद है, वो टी वाला नहीं दिया है, वी दिया है। तो वी को हम ज्यादातर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हमारे पास मिसिंग है। अगर डब्ल्यू यहाँ पे होता तो फिर हम डब्ल्यू को करते, ठीक है। अगर डब्ल्यू होता तो हम डब्ल्यू को करते हैं, बट शायद यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, इसलिए वी को जो है ना करेक्ट माना गया है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आर और एस आपस में नहीं आ सकते। आर प्लस टी प्लस वी, ये चार मेंबर्स हो गए, ये अलो नहीं है, तीन मेंबर्स, सॉरी। टी अगर आएगा तो उसके साथ वी भी आएगा। एस प्लस टी प्लस यू, इनके साथ टी रुकायर्स होता है वी के साथ। एस टी डब्ल्यू के साथ भी टी रुकायर्स होता है वी के साथ। यहाँ पे जो वी होता है ये पॉसिबल सिचुएशन है, तो ये वैलिड होता है थ्री मेंबर बोर्ड्स के साथ, ठीक है, ये होगा। 49 क्वेश्चन क्या है कि इफ अ बोर्ड इंक्लूड बोथ टी एंड डब्ल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इफ जो है बोर्ड जो है वो टी एंड डब्ल्यू को अपॉइंट करता है, तो कौन सा ट्रू होगा। तो ये आपने याद रखना है, बोर्ड में थ्री मेंबर्स हैं, आर इज अपॉइंटेड, यू इज अपॉइंटेड, वी इज अपॉइंटेड, एस इज अपॉइंटेड। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसने जिसने करेक्ट किया है वो एस होगा, तो एस वैसे नहीं होगा। बोर्ड जब भी अपॉइंट करेगा तो उसमें टी होना चाहिए, तो उसके साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू होना चाहिए, तो फिर उसके साथ वी होना चाहिए। तो एस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है डायरेक्शन को। आर अपॉइंट करेंगे तो डब्ल्यू एंड टी सिलेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यू अपॉइंट किया जाएगा, तो यू अपॉइंट किया जाएगा तो उसके साथ हमें डब्ल्यू भी चाहिए, ठीक हो गया। बट यू एंड डब्ल्यू आपस में नहीं हो सकते, वो ये नहीं होगा। वी जो अपॉइंट किया जाएगा, बिकॉज टी एंड वी जो है वो मस्ट ऑलवेज भी अपॉइंट टुगेदर होते हैं ना, टी एंड जो है ना वी, तो टी है और उसके साथ वी अपॉइंट करना चाहिए। और एस इज अपॉइंटेड, तो एस जो है ना रिक्वायरिंग नहीं है यहाँ पे, जो है ना यहाँ पे तो एस नहीं होगा, यहाँ पे तो वी अपॉइंटेड होगा, क्योंकि टी यहाँ पे अपॉइंटेड है। कंडीशंस में उसने किया, कहा हुआ है टी होगा तो वी भी होगा, वी अपॉइंट किया जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हमारे थे एनालिटिकल रीजनिंग के आठ नौ या नौ क्वेश्चन शायद इसके हैं। क्वांटिटेटिव के हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं। क्वांटिटेटिव में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव देन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, टू वाई स्क्वायर है प्लस फाइव है, देन वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री है। तो वाई का वैल्यू आपको उसने दिया है माइनस थ्री, ठीक। तो ये आप इसको में पुट करेंगे टू वाई स्क्वायर में, आपको आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से, तो टू ब्रैकेट में दिया जाएगा माइनस थ्री वाई की जगह, इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस फाइव। तो सबसे पहले डिमास रूल बताया ना, ब्रैकेट को छोड़ाएं। तो ब्रैकेट ये कितना होगा, थ्री होल स्क्वायर कितना होगा, नाइन होगा। टू मल्टीप्लीकेशन में आ गया, प्लस फाइव करें तो कितना हो गया ये, टू को नौ से करेंगे 18, 18 को प्लस पांच पे करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 23 आंसर आएगा। तो ये वाली ट्रिक भी समझ ली। तो ए ऑप्शन में 23 मौजूद है। 51 पे क्या है कि शर्ट इज परचेज फॉर 24,000 और तो 2400 एंड सोल्ड इनटू 3,000, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में आपने क्या करना है, जो आपके पास, जिसमें आपने पहले चीज ली है फिर आपने जिसमें बेचा है उससे माइनस करना है। तो आपके पास कितना बचता है सबसे पहले वो आपने देखना है। 3,000 से अगर हमने 3,000 में सेल की, हमने ली थी 24,000 में, तो मुनाफा हमें कितना हुआ, वो हमें मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ 600 का। तो 600 की अभी हमें परसेंटेज निकालनी है। जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू था 2400 का, तो 2400 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा 25, ठीक है, 25% प्रॉफिट होगा। उसके बाद 52 पे क्वेश्चन क्या है कि if the average arithmetic mean of 5 7 8 and x is 10, what is the value of x। तो ये भी मैंने एवरेज में आपको बताया था, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज। यहाँ पे इसने एवरेज दी हुई है,
एवरेज कितनी है? 10 एवरेज है। ठीक है, खुद दिए। सम कितना है इनका, कितने नंबर है? 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस एक्स, एक्स हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय, तो 5 7 प्लस 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आंसर होगा 20। ठीक होगा। और ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 टोटल नंबर हैं, तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे एवरेज हमें उसने दिए 10। 4 को आप यहाँ पे लेके आएंगे 10 के साथ, तो 10 10 को आप 14 के साथ, जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 40। ठीक हो गया। कितना मिलेगा? 40 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 40 - 20 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर बचता है 20 का। तो एवरेज इनकी क्या आएगी? 20 आएगी, सी ऑप्शन में 20 मौजूद है। ठीक है, ये आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ना, ये एज रिलेटेड है, ये थोड़ा ज्यादा कराने में मुश्किल होगा, बट बता देता हूँ। असलम इज नाउ ट्वाइस एज ओल्ड एज अहमद। असलम जो है अभी 2 गुना बड़ा है अहमद से, बट 6 साल पहले असलम जो था वो 5 गुना बड़ा था अहमद से। हाउ डिड इज असलम नाउ? अभी असलम की एज क्या है? ठीक है। अहमद की प्रेजेंट एज क्या होगी? असलम जो है वो अभी जो है 2 गुना बड़ा है अहमद से, तो अहमद की एज है फॉर सपोज एक्स। असलम की एज कितनी है? ये अहमद की एज है। असलम की एज कितनी होगी? असलम 2 गुना बड़ा है ना, तो 2x होगा। अभी कह रहा है 6 साल पहले। 6 साल पहले क्या था? असलम जो था वो 5 गुना बड़ा था अहमद से। ठीक है। तो असलम जो था, असलम की एज क्या है? 2x हमने की ना। तो असलम, असलम की एज क्या थी? 2x -6 करेंगे, क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल आगे की बात होती तो हम प्लस करते। और ऐसे ही हम अहमद में भी माइनस करेंगे, x - 6। ठीक हो गया। तो ये अभी इक्वेशन बनानी होती है किस तरीके से? 2x - 6 इज इक्वल टू कितना, जो है ना, अभी कितना गुना 6 साल पहले कितना गुना बढ़ा था? 5 टाइम्स बढ़ा था। तो 5, और इसकी एज क्या है? x - 6 अहमद की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो ये कितना होगा? 5 × 5x -5 × 6 कितना हो गया? 30 हो गया। मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, फिर आपने कर देना 2x - 6। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, जिसमें ये आपने देखना है। तो अमन की जो प्रेजेंट एज आएगी वो आएगी 8 ईयर्स। अहमद की प्रेजेंट एज 8 ईयर आएगी। तो असलम जो है वो 2 गुना बड़ा है अभी। तो 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 16 ईयर्स आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 16 ईयर्स। देखते हैं ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं, ए ऑप्शन में 16 ईयर्स मौजूद है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। 54 पे, क्या प्राइस ऑफ 48,000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पीपल इन द रेशियो ऑफ 2 3 5, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ईयर? तीन, 2 3 5 ये रेशियो है, उसमें 48,000 आपने डिवाइड करने हैं 3 लोगों में। तो जो लार्जेस्ट शेयर है किसका बनेगा? सबसे पहले एक बंदे का 2 शेयर है, तीसरे का 3 है, लास्ट का 5 है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपने इनको प्लस कर देना है। टोटल ये कितना होगा? 5 और 3 8, 8 और 1। तो टोटल रेशियो है हमारे पास 10 का। कितना है? 10 का है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक बंदे का शेयर कितना होता है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 48,000। 48,000 को अगर आप 10 पे करेंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 400 800, और 4,800। ठीक है। 4,800 एक बंदे का होगा। ठीक है। 4,800 एक बंदे का होगा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? किसका शेयर है? 5वें का शेयर है ना। तो 5 को मल्टीप्लाई करो आप 4,800 के साथ, आपको आंसर कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा आंसर 24,000। तो लार्जेस्ट शेयर किसका है? 5 का है, तो 24,000 इसमें ऑप्शन में देखो मौजूद है, डी ऑप्शन। ठीक है, 24,000 मौजूद है। ऐसे ही अगर आप 3 को 4,800 के साथ करेंगे तो 3 का शेयर आ जाएगा।
टू को इसके साथ करेंगे तो टू का शेयर आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ से फाइव का क्या कहते हैं वैल्यू है, तो फाइव का हमने निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 187। 187 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 187 को दो पे डिवाइड नहीं कर सकते हम, फैक्टर्स बनाने हैं ना, थ्री पे डिवाइड नहीं कर सकते, फाइव पे डिवाइड नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर से, ठीक है, प्राइम नंबर से इनको कहा जाता है। ये दो, थ्री, फाइव, सेवन, 11, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर से। सेवन पे भी नहीं हो रहा है, 11 पे डायरेक्ट ये 17 बार में 187 हो रहा है। 11 187 को अगर आप 11 पे डिवाइड करेंगे तो 70 आंसर आएगा। तो ये लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है 17। तो 11 एंड 17 दोनों प्राइम नंबर से, इनमें से बड़ा कौन सा है, 17 है, जाहिर है 17 पे ये डिवाइड हो। ठीक है, तो हमने दो से लेके डिवाइड किया, किसी किसी पे भी ये 187 डिवाइड नहीं हो रहा था, 11 पे हो रहा था। और 11 जो है वो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर होता है। उसके बाद डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ कार is moving at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे इसने वैसे फार्मूला क्या होता है इनका, v इज इक्वल टू डी अपान में टाइम, मतलब v वेलोसिटी होती है, d डिस्टेंस होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें फार्मूला गिवन होता है जब ये वाले कार या ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पे उसने ये हमसे नहीं पूछा है, यहाँ पे उसने 72 किलोमीटर आवर्स को पूछा है कि मीटर्स में ये कितना होगा, कन्वर्जन करनी है। तो कन्वर्जन करने के लिए आपने याद रखना है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया जाता है तो उसका एक फार्मूला है 5/18। जो जो किलोमीटर में देगा वो लिख के आप उसको 5/18 पे करेंगे, जैसे 72 उसने दिया है, 72 × 5/18। तो जो आपको आंसर मिलेगा, वो आपको आंसर मिलेगा कितना, वो आपको आंसर मिलेगा 20 मीटर सेकंड्स। ये मीटर सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, वो 1 सेकंड में 20 मीटर सेकंड करेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन का फार्मूला है। उसके बाद है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिएंट ऑफ 8 इसको देखते हैं 1 मिनट। तो सम क्या है इनका, प्रोडक्ट क्या है, 8 और 8 कितने हुए, 64 हुए। 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितने हुए, सॉरी 864। ठीक हो गया। तो फाइंड कॉन्टिएंट किसे कहा जाता है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब उनको अगर डिवाइड करें तो वो कितना डिफरेंस हो रहा है। 8 को अगर आप 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। तो अभी सम करना है, तो ये हमें टोटल जो मिला 64, फिर उसके साथ 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी इसकी पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मैथमेटिक्स है, तो फिर वो हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने बताए हुए थे। देर आर 200 पीपल्स लाइंड अप आउटसाइड द थिएटर, खालिद जो है 25th पर्सन है फ्रॉम द फ्रंट, एंड इरफान जो है 125th पर्सन है फ्रॉम द फ्रंट। ये क्वेश्चन रैंकिंग टाइप में आपको बताया था, आई होप के जिन्होंने क्लास ली थी उनको पता होगा। खालिद जो है वो फ्रंट से 25th पोजीशन पे है, इरफान जो है वो 125th पोजीशन पे है। अभी क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन खालिद एंड इरफान, क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी, क्वांटिटी बी ग्रेटर होगी, या दोनों सही होंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इनके बीच में, नंबर ऑफ पीपल, ये 25 पे, ये 125 पे, तो बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 100 हुआ। कितना हुआ, 100 का डिफरेंस हुआ। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो 100 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 को तो कितना होगा आंसर, क्वांटिटी ए का होगा 99, क्योंकि एक वहां पे बैठा हुआ है ना खालिद, 99। और क्वांटिटी बी का कितना होगा, वो होगा 100। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि द क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, कौन सी हो गई, क्वांटिटी बी जो 100 वाली है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, ये आपने इस तरीके से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये तो नहीं है यहाँ पे कि
इफ एक्स इज लेस देन वन इज लेस देन एक्स, फिर एक्स जो है वो लेस देन है थ्री से, या थ्री इज ग्रेटर देन एक्स फिर ग्रेटर देन वन। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर है, क्वांटिटी बी टू एक्स स्क्वायर है। तो इसको कंपेयर किया गया है, क्वांटिटी ए का क्या है एक्स स्क्वायर, बी का टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, क्वांटिटी ए ग्रेटर है, बी ग्रेटर है, दोनों इक्वल है, क्या चीज है। ठीक है, तो ये आपने देख रहे हैं। सबसे पहले केस वन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स का इसने क्या वैल्यू दिया है, वन दिया है ना, एक्स का इसने वैल्यू वन दिया है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1.5 होगा। 1.5 का अगर स्क्वायर निकाला जाएगा तो ये होगा 2.25, क्योंकि ए का स्क्वायर हमें निकालना है। फिर 1.5 को अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टू एक्स से, टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, थ्री होगा। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन सेम हो गया, क्वांटिटी बी जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। इफ टुडे इज वेनसडे, आज अगर वेनसडे है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी इन 365 डेज। तो व्हाट डे ऑफ वीक क्या होगा 365 दिन के बाद, मतलब एक साल के बाद, या अब उस टाइम कौन सा दिन होगा हफ्ते का, तो ये आपसे पूछा गया। तो यही मैंने ऊपर भी आपको बताया था, सबसे पहले 365 डेज है। तो इसमें वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। 365 को अगर यहाँ, अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते, 365 को अगर आप एक साल को डिवाइड करेंगे हफ्तों में, 7 में, तो आपको कितना मिलेगा आंसर, 52 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। तो 52 को अगर आप 7 से करेंगे तो ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं होगा। 52 को, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए ना, बताया था ना। 52 को फिर आप दोबारा 7 के साथ करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 364। तो कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना रिमाइंडर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 365 है, तो एक हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो आपने जस्ट एक दिन बढ़ाना है। एक अगर जीरो मिल रहा है तो वो सेम दिन होगा, आपको बताया था। एक रिमाइंडर मिल रहा है तो आपका एक दिन आगे जाएगा। तो आज अगर वेनसडे है तो 365 डेज के बाद उसी दिन क्या होगा, वेनसडे का एक दिन प्लस करेंगे तो थर्सडे होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इफ 2x इज इक्वल टू 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x का वैल्यू है 32। तो जो है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा भाई। ठीक है, 32 किस तरीके से बना है, मतलब टू को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आंसर हो गया 32। ऐसे ही करके एक्स जो है, जो है एक्स स्क्वायर का, मतलब यहाँ पे कितना 5 टाइम्स किया गया है ना, तो एक्स कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मतलब 5 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, 5 है। 5 × 2 करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 5 को दोबारा दो टाइम किया जाएगा तो 25 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। सी ऑप्शन में देखो 25 है ना। यहाँ पे एक्स का हमने वैल्यू निकाला कि वो 5 टाइम था, वो 5 टाइम हमने दो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 25 है। ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये समझ नहीं आ रही है, पेपर में मिसिंग है। तो इसके बिना मैथमेटिक में आपको पता है क्वेश्चन आगे पीछे हो गया तो ये मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। 63 पे आते हैं कि 2 AM पे द टेम्परेचर जो था -13 डिग्री था, बाय नून इट हैड राइजन टू 32 सेल्सियस। व्हाट वाज द एवरेज अर्ली आवरली इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। कितने घंटे का फर्क हुआ दिन में टेम्परेचर वगैरह, ये चीज हुई। सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर जो हुआ वो हुआ 32 डिग्री पे। तो इसको अभी हम जो है ना क्या करेंगे, 32 को अगर 13 से प्लस किया जाएगा तो ये कितना आंसर आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। ऐसा ही है ना, 32 को 13 पे अगर प्लस किया जाएगा तो 45 डिग्री आएगा। और 2 AM और 12 AM। ठीक है, उस 12 AM जो नून वाला एरिया है, टाइम है,
तो इनके बीच में कितना घंटों का डिफरेंस है? 10 घंटों का डिफरेंस है। 10 आवर्स का डिफरेंस हो गया। दो, रात के 2 से लेकर दिन के 12 बजे तक। तो कितना हमारे पास एवरेज टेम्परेचर कितना है? ओवरऑल 45 है। टाइम कितना है हमारे पास? 10 घंटे है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 4.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 4.5 देखें, सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, जो है ना, जो मिसिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। बाकी आंसर ये जिसने किया है उसने ये किया है, देख लीजिएगा। तो बाकी इस पे वो नहीं करते। यहाँ पे देखते हैं 65 पे, कि व्हाट इज द 20% ऑफ 450। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था क्लासेस में, कैसे करना है। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 450, ये इक्वेशन बनेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 90 आएगा। ठीक है, ये हमने कराया हुआ है। अच्छा, 66 पे क्या है? का फेयर क्वाइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको कहा जाता है। ये समझाता हूँ क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स जो निकाली जाती है ना, कि वो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल आउटकम्स के साथ। टोटल आउटकम्स। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो क्वाइन होता है, ठीक है, जो कॉइन होता है तो उसमें दो होते हैं ना, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? दो ये है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे कितने हो गए? हेड, अगर आप ऊपर आप टास्क करेंगे, यहाँ तो वो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है? कि हमसे पूछ रहा है कि टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम में आप लिखेंगे एक, और कॉइन के दो फेसेस होते हैं ना, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? दो है। तो 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो अगर हम टास्क करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है कि वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में सेम होगी। तो टोटल आपने नीचे लिखना है, और जो जितने उसके पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं वो ऊपर लिखना है, क्योंकि कॉइन के दो फेजेस होते हैं तो एक ही बन सकता है ना आउटकम, या तो टेल बनेगा या तो हेड बनेगा। तो एक हमने इसलिए ऊपर रख दिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 67 पे देखेंगे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीग्रेड एंड विड्थ इज 8 सेंटीग्रेड। एरिया जब भी आपने मालूम करना है, आपने क्या करना है? आपने जो है ना, लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 12 है। विड्थ कितनी है? 8 है। 12 को 8 के साथ अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर उसका। ठीक हो गया। तो इसको एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये भी सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है, आप सबको आ रहा होगा, जो है ना, बताने की जरूरत नहीं है। द एवरेज ऑफ 15, 20, 25, 30 एंड 35 कितनी होगी? आपको बताया हुआ है एवरेज में क्या करना है। आपने सबसे पहले इन सबको सम करना है, टोटल जितना सम होगा वो करना है। फिर वैल्यू कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो ये एवरेज का सिंपल क्वेश्चन था जो आपको आ रहा होगा। इफ 30% ऑफ नंबर इज 24, व्हाट इज द नंबर। अगर 30% किसी नंबर का 24 है तो वो नंबर कौन सा है? तो नंबर हमारे पास कौन है? एक से सबसे पहले। तो 30% का मतलब क्या होता है? 100 ना, परसेंटेज में। ठीक है, एक्स हमारे पास नंबर है, इज इक्वल टू 24। तो ये अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.3x इज इक्वल टू 24। एक्स को अगर आप बाहर लेके आए इधर, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 0.3 अगर आप करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 80। तो 80 नंबर है जिसको वो किया गया है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो सिंपली आपने क्या करना है? 24 × 100 डिवाइडेड बाय 30। ये भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, 80 मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, 70 नंबर पे। वो है कि स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाई इज रोल्ड वंस,
जो एक छक्का होता है जो हम लूडो वगैरह में भी खेलते हैं, डाई वगैरह को जब रोल किया जाता है उस पे कितने होते हैं, 6 साइडेड होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? 6 साइडें का जो एक डाई से उसको फेंका गया है, कि जो है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर हमारे पास है? तो 1 से लेके 6 तक अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं? 2 आपका इवन नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, और 6 इवन नंबर है। तो इवन नंबर टोटल कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स जो बताए थे वो कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? टोटल 6 उसने खुद दिया है ना, 6 साइडेड है। तो टोटल है 6। तो 3/6, 3/6 तो नहीं है। फिर आप इसको डिवाइड करें, 1 पे 1 गया, 2 पे 6 गया, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से किया जाए। तो यहाँ तक हमारे थे ये क्वांटिटेटिव, ये वो। बाकी सब्जेक्टिव बहुत सिंपल आया था, उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको आंसर्स बताऊंगा ताकि हम जल्दी कंप्लीट कर पाए। वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा क्वेश्चन क्लासेस हो गई है। पोल्ट्री जो है उसमें क्या आते हैं? कैटल एंड बफेलो, शीप एंड गोट, हार्सेस, तो जाहिर सी बात है चिकन एंड बर्ड्स आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय, एग कौन प्रोड्यूस करता है? मेल बर्ड करता है, फीमेल बर्ड करता है, काफ करता है, बुल करता है? तो कौन करता है? फीमेल बर्ड करता है। ब्रॉयलर इज मेनली रेज फॉर मिल्क के लिए, एग के लिए, वूल के लिए, मीट के लिए। बताया हुआ है ब्रॉयलर मीट के लिए होते हैं। लेयर किसके लिए होते हैं? लेयर एग और मीट के लिए होते हैं। सॉरी, एग्स के लिए होते हैं, मीट के लिए ब्रॉयलर होते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी है, लेयर्स आर कीप्ड फॉर एग प्रोडक्शन होते हैं। सर्जरी इज मेनली कंसर्न्ड विद ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेशन, मिल्क टेस्टिंग, ब्रीड फीडिंग। तो जाहिर से यही ऑप्शन इसमें सुटेबल है कि ऑपरेशन एंड ट्रीटमेंट को सर्जरी कहा जाता है। ऑब्स्टेट्रिक्स डील्स क्या करती है? एनिमल फीड के साथ, स्किन के साथ, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये प्रेगनेंसी एंड बर्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, डायस्टोकिया वगैरह, तो उसमें ये ऑब्स्टेट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अ वाउंड मस्ट बी कीप्ड डर्टी करना चाहिए, वेट एंड बर्ड हो, ओपन एंड फ्लाइज हो, क्लीन। तो वाउंड क्या होना चाहिए? मस्ट बी क्लीन होना चाहिए। इस 3078 पे क्या है? द स्केलेटन गिव्स द बॉडी, क्या देता है? डिजीजेस देता है, मिल्क देता है, फीड देता है। तो स्केलेटन एनिमल को सपोर्ट एंड शेप देता है। ठीक है। 79 पे क्या है कि हार्ट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव नर्वस रिप, तो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ना हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडीज को कहा जाता है। होल एनिमल टिश्यूज, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, फीड मिल्क, तो टिश्यूज होगा। लंग्स आर यूज्ड फॉर डाइजेशन, मिल्क प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन, तो किसके लिए होते हैं? ब्रीथिंग के लिए होते हैं। उसके बाद 82 पे क्वेश्चन क्या है कि वेटनरी मेडिसिन डील विद एनिमल डिजीज एंड ट्रांसमिटेड सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप फूड पैकेजेस। तो वेटनरी मेडिसिन किसके साथ डील करती है? एनिमल डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट के साथ। फीवर यूजुअली इंडिकेट क्या करता है? नॉर्मल कंडीशन, गुड हेल्थ, मोर प्रोडक्शन, इलनेस एंड इन्फेक्शन। बुखार जो होता है वो क्या होता है? इलनेस होता है या इन्फेक्शन होता है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज यूज फॉर डिजीजेस को स्प्रीड करने के लिए, फीड इनटेक को रिड्यूस करने के लिए, ब्रीथिंग को स्टॉप करने के लिए, डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, ये आपने याद रखें। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को। लार्ज एनिमल, फीड, बोन्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डी ऑप्शन में दिया। बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, स्टून्स, लार्ज एनिमल, तो क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो नेक्ड आई से नजर नहीं आते। वायरसेस कैन काज गुड हेल्थ, सॉइल फर्टिलिटी, मिल्क इंक्रीज, क्या वायरसेस डिजीजेस काज करती है? सिंपल क्वेश्चन थे ये सारे, आपको आ रहे होंगे। पैरासाइट्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, फीड बग्स में रहते हैं। तो वो किसी और पैरासाइट या किसी होस्ट में रहते हैं, इनसाइड एन अनदर। टिक्स किसका एग्जाम्पल है? विटामिन का, बैक्टीरिया का, मिनरल्स का। तो टिक्स के, टिक्स, लाइस, तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। नेमाटोड, सिस्टोड, ये फिर इंटरनल होते हैं। ये मैंने उस दिन आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में क्वेश्चन भेजी थी। डीवार्मिंग इज डन टू कंट्रोल बून ग्रोथ, एग साइज, मिल्क फेट। तो ये इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं उनके कंट्रोल करने के लिए डीवार्मिंग की जाती है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीड मिक्सचर, नहीं भाई। एनिमल हाउसिंग, नहीं। ब्रीडिंग। डिजीज चेंज, पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज को कहा जाता है डिजीज चेंज। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये उस दिन हमने क्लासेस में भी पढ़ा था, ये किसकी साइंस होती है? इन्फ्लामेशन की साइंस होती है। ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज डन फॉर, पोस्टमार्टम कब किया जाता है? डेथ के बाद किया जाता है, डी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फार्माकोलॉजी क्या करती है? डील्स विद ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स, डी ऑप्शन में मौजूद है, वो करेक्ट होगा। एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विटामिन, वाटर स्टोरेज, मिनरल्स, तो किसके लिए? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। 96 पे द करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड गुड हेल्थ, प्रॉपर ट्रीटमेंट, हार्मफुल इफेक्ट, क्लीन हेल्थ। तो आपने याद रखना है, जो करेक्ट डोज मेडिसिन का दिया जाता है वो हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। सी ऑप्शन।
फिजियोलॉजी किसकी स्टडी है? डेड टिश्यूज की, नॉर्मल बॉडी फंक्शन, फीड प्रोसेस, ऑयल। तो बी ऑप्शन होता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है? केमिकल प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गन, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ किसकी? मिल्क, फेट, बाइल, स्लाइवा। तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन की मदद से करता है। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? लास्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, गिविंग बर्थ, प्रोड्यूसिंग एग्स, ब्रीथिंग एयर। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो यहाँ तक हमने ओवरऑल पेपर को सॉल्व कर दिया है। आई होप आप सबका अच्छा क्या होगा। जो है ना, थैंक यू सो मच। यहाँ तक क्लास करते हैं, इंशाल्लाह और भी जो पेपर्स वगैरह होंगे उनको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।